नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए है। इस वीडियो की कोई स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं है। अगर आपकी एज कम है, ज़्यादा है, मिडिल एज्ड हैं, मेल है, फीमेल हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, तो आपको इस वीडियो से आज ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मेरी गारंटी है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, विद रेफरेंस बात करेंगे, विद लॉजिक बात करेंगे। च्यवनप्राश का एक एक एस्पेक्ट हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट की ये वीडियो हो सकती है, पर ये मेरा आपसे वादा है, अगर आपने अपनी लाइफ के ये 15-20 मिनट मुझे दे दिए, मेरी इस वीडियो को दे दिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, आप में से काफ़ी लोगों ने च्यवनप्राश का सेवन शुरू कर दिया होगा। काफ़ी लोगों ने उसके काफ़ी फ़ायदे पढ़े होंगे, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में, गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे। हम एक एक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। फ़ायदे तो इसके हैं ही हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, पर कुछ प्रिकॉशंस भी साथ में चलते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। च्यवनप्राश कौन सा लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इन सब टॉपिक्स पे हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले च्यवनप्राश का ओरिजिन कैसे हुआ। च्यवनप्राश ऐसा माना जाता है कि महर्षि च्यवन हुए थे, उन्होंने अपनी एज को दोबारा से कम करने के लिए इस च्यवनप्राश की खोज की थी। ये कहीं से प्रकट नहीं हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, रिसर्च करके इसकी खोज की थी। इसमें 40 से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ डलती हैं। च्यवनप्राश एक बड़ा इंपॉर्टेंट रसायन है। रसायन 100 से अधिक तरह के होते हैं। रसायन क्या होता है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे और च्यवनप्राश के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे महर्षि च्यवन वाले एस्पेक्ट के ऊपर, उस फैक्ट के ऊपर। मैं फिर कह रहा हूँ, ये स्टोरी नहीं है, फैक्ट है। महर्षि च्यवन ने, ऐसा माना जाता है, च्यवनप्राश का इन्वेंशन करके खुद की एज दोबारा से पहले जैसी कर ली, यानी कि दोबारा वो ओल्ड एज से यंग हो गए। 3-4 महीने पहले किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO ने एक प्लाज्मा थेरेपी करके कोई थेरेपी ली और अपनी एज को 20 ईयर्स पीछे कर लिया। वो हमारे पास प्रूवन है कि एज पीछे हो सकती है, हमने उस बात को मान लिया और हमें इस बात को मानने में थोड़ी शंका होती है कि क्या महर्षि च्यवन दोबारा यंग हो गए थे। जहाँ च्यवनप्राश का जिक्र आता है, वहाँ पर एक स्पेशल वर्ड मेंशन है, पुनर्युवा। इस वीडियो के आगे चल के मैं आपको विद एविडेंस ये बात बताऊंगा कि वहाँ वर्णन में पुनर्युवा वर्ड आता है। ये नहीं लिखा कि एज को सिर्फ मेंटेन रखना है, सिर्फ यंग रखना है, जो अभी ओल्ड नहीं हुई है उसी को मेंटेन करना है। उसको मेंटेन तो करना ही करना है, साथ में एंटी एजिंग भी करनी है। यानी कि आप अगर वृद्ध हो चुके हैं तो आपकी धातुओं का पोषण करके आपको दोबारा से यंग करना है। आपके दांत, आपके बाल, आपकी स्किन दोबारा से वैसी करनी है जैसे कि युवावस्था में होती है। अब च्यवनप्राश रसायन का एक पार्ट है। रसायन एक काफ़ी बड़ी चीज़ है। रसायन 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि रस और आयन। रस और आयन का मतलब है, रस एक धातु होती है। बॉडी में टोटल 7 धातु होती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। 7 धातुओं में से एक धातु है रस और बाकी सारी धातुएं इसके बाद आती हैं। च्यवनप्राश में 40 से ऊपर जड़ी बूटियों का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जो उसका मेन बेस इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, शहद, शक्कर और घी। ये सब चीज़ें रस को बनाती हैं बॉडी में, और ये जो बाकी 40 औषधियाँ हैं वो इस बने हुए रस को आगे ले जाकर हर एक धातु को पुष्ट करती हुई लेके जाती हैं। ये रसायन है। रसायन कई तरह के होते हैं। च्यवनप्राश एक तरह का रसायन है, और च्यवनप्राश हम अगर कहें तो एक तरह का उत्तम रसायन है। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप जिम जाते हैं, बॉडी नहीं बन रही है, आपका वेट कम है, डाइजेशन का कोई इशू है, खांसी जुकाम लगातार बना रहता है, पीछे से 15-20 दिन, महीना पोल्यूशन वाला गया, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बुखार हुआ, सांस लेने में कठिनाई हुई, तो आप च्यवनप्राश का यूज़ कर सकते हैं। च्यवनप्राश का यूज़ करने के लिए 1-2 छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपकी डाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको कॉन्स्टिपेशन या पेट में गैस या एसिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि च्यवनप्राश का यूज़ हमें रात को करना है। च्यवनप्राश का यूज़ हमें रात को नहीं करना है। च्यवनप्राश काफ़ी हैवी आइटम है, उसको पचाने के लिए बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डाइजेशन पे काम करना पड़ता है। ट्राई कीजिए, च्यवनप्राश को ब्रेकफास्ट या लंच के बाद लीजिए। अगर लंच के बाद आप सोते हैं तो आपको लंच के साथ च्यवनप्राश नहीं लेना चाहिए, फिर सिर्फ ब्रेकफास्ट ही ऑप्शन बची कि ब्रेकफास्ट के साथ लीजिए। च्यवनप्राश के वर्णन में एक ये बात भी आती है कि च्यवनप्राश आपकी डाइट के ऊपर किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले।
यानी कि जो आप डाइट ले रहे हैं उसी के साथ साथ च्यवनप्राश को शुरू मत कीजिए। जितनी आप डाइट ले रहे हैं थोड़ा सा कम करके उस डाइट को फिर च्यवनप्राश स्टार्ट कीजिए। च्यवनप्राश से अपनी पहले चलने वाली डाइट को रिप्लेस कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 2 पराठे खा रहे हैं तब 1.5 पराठा खा के 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लीजिए। इस तरह से आप अपनी डोज सेट कर सकते हैं। ये सब बातें विद फैक्ट्स हैं, रिटन एविडेंस है। जो महर्षि च्यवन का मैंने फैक्ट बताया आपको, वो हमारे ग्रंथों में 3 जगह पर उसका जिक्र आता है। महाभारत में भी जिक्र आता है, ऋग्वेद में भी जिक्र आता है और चरक संहिता के अंदर भी जिक्र आता है। अगर कोई बात सच ना हो, झूठी हो, वो एक संहिता में तो उसका जिक्र हो सकता है, 3 अलग अलग टाइम फ्रेम वाली संहिताओं में। महाभारत का बनने का टाइम और है, ऋग्वेद को हम पहले मानते हैं, महाभारत का जो मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ऋग्वेद के बाद का टाइम है और चरक संहिता का उनके अकॉर्डिंग बाद का टाइम है। ये बात मैं मॉडर्न हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तीनों के टाइम फ्रेम अलग अलग हैं, पर तीनों ग्रंथों में महर्षि च्यवन का जिक्र आया ही आया है कि उन्होंने च्यवनप्राश का आविष्कार किया, उसको कंज्यूम किया, दोबारा से यंग हो गए और उनके अंदर बल काफ़ी ज़्यादा आ गया। बल कई तरह का होता है, मस्कुलर बल भी हम बोल सकते हैं और इम्यूनिटी को भी हम बल कहते हैं। अगर आपके बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, आप उनको च्यवनप्राश का यूज़ करवा सकते हैं। अगर कोई ग्रोइंग एज में बच्चे हैं, मेल्स और फीमेल्स, आप उनकी अच्छी डेवलपमेंट के लिए भी च्यवनप्राश का यूज़ करवा सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन का काफ़ी सामना करना पड़ता है कि क्या छोटे बच्चों के लिए च्यवनप्राश सेफ़ है? तो आप क्या अपने छोटे बच्चों को कैंडीज़ या चॉकलेट नहीं देते? अगर तो नहीं देते तो ठीक है, मैं कहूँगा आप च्यवनप्राश मत दीजिए। पर क्या आप उन बच्चों को कैंडीज़ या चॉकलेट्स या चिप्स ऐसा कुछ आइटम दे रहे हैं? तो फिर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये इनवैलिड हो जाता है, इररेलेवेंट हो जाता है कि क्या च्यवनप्राश सेफ़ है। मैं उल्टा कहूँगा कि बच्चों को जिस टेस्ट की आदत पड़ जाए, टेस्ट एक सब्जेक्टिव चीज़ है। अगर आप च्यवनप्राश का चाहे 1 ड्रॉप छोटे बच्चों को, कम से कम 3 साल की उम्र तो हो बच्चों की, उससे कम में मत दीजिए। अगर आप इतना सा भी चटवाएंगे तो वो टेस्ट उनको हैबिचुअल हो जाएगा और वो पूरी उम्र लेने के आदी हो जाएंगे और टेस्ट उनको सही लगेगा, टेस्ट का कभी कोई इशू नहीं आएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन आता है प्रैक्टिस में कि क्या सिर्फ सर्दियों में हमें च्यवनप्राश का यूज़ करना चाहिए? तो नहीं, रसायन का यूज़ हमें पूरा साल करना चाहिए। गर्मी, सर्दी, वर्षा ऋतु, शरद, किसी भी ऋतु में च्यवनप्राश का आपको यूज़ रेगुलर करना है। ठीक है, मार्केटिंग इन दिनों में ज़्यादा होती है, कुछ भ्रांतियाँ हैं, उसी को तोड़ने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं कि च्यवनप्राश का यूज़ आप पूरा साल कर सकते हैं। च्यवनप्राश में 40 से अधिक जड़ी बूटियाँ डलती है, जिस वजह से उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैंने खुद अपने हाथों से कई बार च्यवनप्राश बनाया है और काफ़ी बार उसकी कॉस्ट कटिंग की ट्राई की, लेकिन कॉस्ट कटिंग करने के बाद भी वो 800 से 900 रुपये किलो से कम नहीं पड़ सकता। जो च्यवनप्राश में डलने वाली औषधियाँ हैं, मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूँगा। अगर किसी को पर्सनली ये चेक करना है, आप जाकर उन औषधियों का प्राइस पता कर सकते हैं और जितनी वो च्यवनप्राश में डलती हैं तो आप खुद आजमा सकते हैं कि 800 या 1000 से नीचे च्यवनप्राश की कॉस्ट पॉसिबल है। अगर नहीं है तो हमें मार्केट से क्या मिल रहा है, इसका आंकलन आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा। इतना ज़रूर मैं आपको एक इसका सलूशन दे सकता हूँ कि अगर आपको प्योर च्यवनप्राश चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके साथ साथ जो मैंने आपको फ़ायदे बताए अभी तक, उसके अलावा च्यवनप्राश के और भी कई फ़ायदे हैं। ये आपकी मेमोरी को इंक्रीज़ करता है, साइकोलॉजिकल बल को बढ़ाता है, एंग्जाइटी डिप्रेशन की अगर प्रॉब्लम है, स्लीप का कोई इशू है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि च्यवनप्राश विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का रिच सोर्स है। मैं ये बात कहूँगा कि विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स समुद्र के अंदर एक बूंद हैं। च्यवनप्राश समुद्र है, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी तो उसमें हैं। अगर हम च्यवनप्राश के बेनिफिट्स का वर्णन विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स के जरिए करेंगे तो समुद्र का वर्णन एक पानी की बूंद के समान वर्णन करने के समान है। तो इसलिए च्यवनप्राश एक समुद्र है, उसके कई फ़ायदे हैं। जहाँ हमने इतने फ़ायदों की बात की, च्यवनप्राश इनफर्टिलिटी में भी हेल्प करता है, क्योंकि च्यवनप्राश ने 7 धातुएं पुष्ट करनी है। उन 7 धातुओं में शुक्र धातु भी आती है। तो च्यवनप्राश रस से लेकर शुक्र तक हर एक धातु को पुष्ट करता है और हेल्दीली पुष्ट करता है। तो आप इनफर्टिलिटी के केस में भी च्यवनप्राश का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम विद रेफरेंस बात करेंगे च्यवनप्राश के बेनिफिट्स के ऊपर। चरक संहिता के रेफरेंस के साथ मैं उस स्क्रीन रिकॉर्डर को स्टार्ट करूँगा। आइए हम उसको देखते हैं। आई होप आई एम ऑडिबल। ये जो आप श्लोक स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चरक संहिता में दिया गया है। इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर 1 यानी कि अध्याय 1 और श्लोक नंबर 70 से लेकर 74 तक। इसके अंदर इन 4 श्लोकों के अंदर च्यवनप्राश के फ़ायदे, च्यवनप्राश से होने वाले फ़ायदे एक एक कर बताए गए हैं।
इस श्लोक को हम डिकोड करेंगे वर्ड बाय वर्ड और समझेंगे कि सिर्फ एक च्यवनप्राश के साथ हमारे शरीर को कितने ज़्यादा फायदे हो जाते हैं। मैं सबसे पहले आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो श्लोक नंबर 73 है उसके अंदर पुनर्युवा, पुनर्युवा का मतलब है दोबारा से जवान कर देने वाला, दोबारा से युवा कर देने वाला। इसका मतलब एंटी एजिंग, इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। बताने का प्रयास सिर्फ इतना ही है कि जो रिसर्चेज आज चल रही हैं एंटी एजिंग के ऊपर, उन पे हम कई बार आर्टिकल्स पढ़ते हैं रिसर्च स्कॉलर्स के द्वारा। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी कंपनी के एक CEO काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे कि उन्होंने कुछ एंटी एजिंग कुछ चीज़ यूज़ की, जिससे उनकी जो जेनेटिक एज है वो 15 to 20 ईयर्स कम हो गई। उस पर हमने बिलीव कर लिया। इस पे हम बिलीव करेंगे या नहीं ये आपके ऊपर है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया किसी को कन्विंस करने का कि आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद काम करता है, ये खुद देखने वाली बात है, फील करने वाली बात है। फील इवन क्यों, ये खुद इसका प्रमाण है। कोई डिजीज़ में आता है वो ठीक हो जाता है, ये प्रमाण है। तो पुनर्युवा के ऊपर हम फोकस करेंगे, जब इसकी इस लाइन में आएंगे तब हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन है, सबसे फर्स्ट वर्ड है काश्वास हर्षचैव विशेषण उपदिश्यते। उपदिश्यते मतलब इसका उपदेश दिया गया है, विशेषण यानी कि विशेष तौर पर कास और श्वास के अंदर। अब व्हाट इज़ कास एंड व्हाट इज़ श्वास ये हम समझेंगे। कास जो है इसको आप मेनली खांसी से समझ सकते हैं। अगर किसी को काफ़ी पुरानी खांसी है, अब इसके अंदर कुछ नहीं दिया गया है कि ये शुष्क कास है या द्रव कास है। तो इसका मतलब किसी भी तरह की कास, कोई भी तरह की कास यानी कि खांसी, वेदर इट्स ड्राई कफ और इट इज़ एक्टोरेंट कफ, उसके अंदर च्यवनप्राश का यूज़ हमें उपदेश दिया गया है। किसके द्वारा? आचार्य चरक के द्वारा, कि हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। कास किसी भी तरह की है तो उसमें, खांसी किसी भी तरह की है तो च्यवनप्राश का यूज़ करने से उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे श्वास के बारे में। श्वास इज़, आपको कुछ भी काम करने पर सांस काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाता है, बॉडी में एनर्जी लेवल कम है। श्वास तभी चढ़ता है जब लंग्स की कैपेसिटी कम है, लंग्स का काम करने का, ऑक्सीजन पहुंचाने का उतना सामर्थ्य नहीं है। श्वास कई तरह का होता है, उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे। वैसे भी अगर एक एक वर्ड के डीप में जाएंगे तो एंड तक यहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। श्वास मतलब जिसको सांस चढ़ता है। लंग्स की कोई भी डिजीज़ है उसमें अस्थमा आ जाता है, ब्रोंकाइटिस आ जाता है, और लंग्स की आप जितने भी डिजीज़ लगा सकते हैं, प्लूरेसी लगा सकते हैं, प्लूराइटिस लगा सकते हैं, उसमें हमें श्वास के अंदर च्यवनप्राश का सेवन करने का उपदेश दिया गया है। और ये उपदेश विशेष रूप पर दिया गया है। क्षीण क्षतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंग वर्धन। क्षीण यानी कि जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, चाहे वो काम करने की वजह से है, चाहे वो वृद्धावस्था में वात के प्रकोप के कारण है। तो क्षीण, वेट कम, दो तरह से, काम ज़्यादा करने से और वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था का एक बाद में भी जिक्र आया है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। क्षीण दो तरह से होते हैं, डाइट अच्छी नहीं है, काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, जैसा कि हम आमतौर पर लेबर क्लास में ज़्यादा देखते हैं ये चीज़। उसके अलावा ऐसे कई लोग हैं जिन्हें हम कर्मठ बोलते हैं, जो काम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। और वैसे भी एक लाइफ में हर किसी के फेज़ आता है जब काम ज़्यादा करने का एक जुनून सा होता है। उन दिनों में हम अपना न्यूट्रिशन पे, डाइट पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उस दौरान हम अगर क्षीण हो जाते हैं तो हम च्यवनप्राश का यूज़ कर उस क्षीणता को दूर कर सकते हैं। क्षतानाम, क्षत का मतलब है किसी एक्सीडेंट में या किसी सर्जरी के बाद आपकी बॉडी में कोई इंजरी हो गई, क्षत हो गया, तो उस केस में च्यवनप्राश का यूज़ हमें उपदेश दिया गया है। वृद्धानाम, वृद्धानाम मतलब व्यवस्था में, जब आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है और कुछ कमजोरी रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे शुक्र धातु क्षीण हो जाता है वृद्धावस्था के अंदर। उसके अलावा नींद कम आना, वात का जितने भी रोग हैं, घुटनों में आवाज़ें आना, कड़कड़ की आवाज़ें आना, जॉइंट्स सारे दुखना, जॉइंट्स के अंदर से आवाज़ें आना,
उसके अलावा डाइजेशन काफ़ी वीक हो जाना, उन सारे केसेस में हमें वृद्ध अवस्था में इसका यूज़ करना चाहिए। अब ये दो वर्ड्स इकट्ठे हैं, इकट्ठे भी हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। बालानाम च अंगवर्धनः, इसका मतलब है बालानाम यानी कि बाल अवस्था में, बच्चों में च्यवनप्राश का यूज़ हमें करना है। उससे उनका जो अंग है वो उनका वर्धन हमें बताया गया है, यानी कि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रोथ का मतलब है साइज़ में इंक्रीज़ होना और डेवलपमेंट का मतलब है फंक्शन में इंक्रीज़ होना। जैसे छोटा बच्चा, उसकी हाइट काफ़ी हद तक बढ़ती है, वो ग्रोथ का पार्ट है, पर हम ब्रेन को डेवलप होना बोलते हैं, क्योंकि ब्रेन का साइज़ हमें नहीं चलता पता कि ब्रेन का साइज़ बढ़ रहा है या कम हो रहा है, पर ब्रेन के फंक्शन हमें पता चलते हैं कि बढ़ रहे हैं, इसलिए हम उसे डेवलपमेंट बोलते हैं और हाइट के बढ़ने को हम ग्रोथ बोलते हैं। वैसे ही अगर आपके किसी बच्चे के हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रहा, या ग्रोथ नहीं होनी चाहिए या डेवलपमेंट, अब वर्धना में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ग्रोथ भी आ जाती है और डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो दोनों केसेस में आप च्यवनप्राश का यूज़ कर सकते हैं। अगली लाइन पर चलते हैं। स्वर क्षयम उरोरोगम हृदरोगम वात शोणितम। स्वर क्षयम यानी कि बोल बोल कर कई बार गला बैठ जाता है। आप इन सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में रिवाइज करने में ईजी होगा और समझने में ईजी होगा। ये स्वर क्षयम अगर कोई प्रोफेशन किसी का इतना करता है कि उसे स्पीच काफ़ी देनी पड़ती है, आमतौर पर हम ये पॉलिटिशियंस में देखते हैं। उसके अलावा अगर कोई अच्छा वक्ता है, स्टेज पे काफ़ी टाइम उसे गुजारना पड़ता है, कोई एंकर है, किसी का कोई न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम है, कोई होस्ट है, उसके अलावा कई प्रोफेशंस हैं जैसे टीचर्स, उसके अलावा एडवोकेट्स, लॉयर्स, सारे डॉक्टर्स ज़्यादा नहीं बोलते, पर मैं अपने आप को उस केस में रख लूँगा। तो इन सब केसेस में स्वर क्षय पाया जाता है। स्वर क्षय का मतलब है गला बैठ गया, या अगर गला नहीं भी बैठा तो ज़्यादा बोलने से स्वर का क्षय हो गया, यानी कि आवाज़ में वो मधुरता नहीं रही जो होनी चाहिए। और हो सकता है अंदर जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, लैरिंग्स, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन भी हो गई हो, हल्की स्वेलिंग भी हो गई हो, तो उस केस में भी हमें च्यवनप्राश फ़ायदा करता है। इसके अलावा हृदरोग कई तरह के रोग के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमें यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर पैल्पिटेशंस हो रही हैं, थोड़ा सा डर लगने पर काफ़ी ज़्यादा पल्स रेट इंक्रीज़ हो जाती है, आपका हृदय कमज़ोर है, तो उस केस में आपको च्यवनप्राश यूज़ करने का उपदेश दिया गया है। वात शोणितम, वात और रक्त, शोणित रक्त के लिए पर्याय यूज़ किया गया है। शोणित इज इक्विवेलेंट टू रक्त यानी कि ब्लड। वात शोणित को हम आम लैंग्वेज में गाउट कह देते हैं। वात रक्त, वात शोणित उसका पर्याय ही है। तो उस केस में, गाउट के केस में बेसिकली होता क्या है कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो जाता है, आपकी बॉडी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिस वजह से यूरिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, च्यवनप्राश के अंदर रस तो होता ही है, साथ में रसायन यानी कि ऐसी औषधियाँ होती हैं जो उसको रस को आगे तक ले जाती हैं, यानी कि रस तो उसने आपका इंक्रीज़ करना ही करना है, प्लस उसके साथ डाइजेशन भी इम्प्रूव करनी है, तभी वो रसायन बनेगा, आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा। उसके बाद पिपासाम मूत्र शुक्र स्थान दोषांश्च अपकर्षति। अगर आपको पिपासा यानी कि प्यास ज़्यादा लगती है, उसके अलावा मूत्र और शुक्र के स्थान में कोई भी दोष है, उसका अपकर्षण च्यवनप्राश करता है, यानी कि यूरिन रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, या उसके अलावा शुक्र रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, शुक्र स्थान से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ है, यानी कि यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर, मेल्स के अंदर, टेस्टिस के अंदर, या उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी पार्ट के अंदर कोई डिजीज़ है, तो उसके जो दोष हैं उसका अपकर्षण यानी कि उसको ठीक करना, उन दोषों को बाहर निकालना का काम च्यवनप्राश करता है। अब इसके बाद वाली लाइन
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ मिटा रहा हूँ ताकि इजी रह जाए। अस्य मात्राम प्रयोजित योप्यरुध्यम भोजनम, यानी कि हमें इसकी मात्रा का भी ध्यान रखना है और इसके प्रयोग का भी ध्यान रखना है। ये नहीं है कि इतने फ़ायदे लिख दिए तो बस च्यवनप्राश शुरू किया और लेते गए, ऐसा नहीं है। और इस लाइन का मतलब है कि हमें उतना ही च्यवनप्राश यूज़ करना है जो हमारे भोजन में रुकावट न डाले। अगर आपने च्यवनप्राश लेना है तो जैसे आप सपोज़ कीजिए कि आप 2 पराठे खाते हैं डाइट में, तो अगर आपको आधा चम्मच च्यवनप्राश खाना है तो आप यहाँ से आधा पराठा कम कर च्यवनप्राश का यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि 2 पराठे तो खा रहे थे, ऊपर से आधा चम्मच 1 चम्मच च्यवनप्राश भी खा लिया, वो नहीं करना। इसका मतलब है इस लाइन का। इसके बाद अस्य प्रयोगा च्यवन सुवृद्धो अभूत पुनर्युवा। जो महर्षि च्यवन हैं वो इस च्यवनप्राश के प्रयोग करने से दोबारा जो सुवृद्ध हो चुके थे दोबारा पुनर्युवा हो गए। इस वर्ड पे मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। इस वर्ड का मतलब है एंटी एजिंग। एजिंग को रोका नहीं, बंद कर दिया और दोबारा से पुनर्युवा कर दिया। किसको? महर्षि च्यवन को, जिन्होंने जिनकी एफर्ट्स के बदौलत, जिनके कुछ सेक्रीफाइस कह लीजिए या जिनके कुछ एफर्ट्स कह लीजिए, उसकी बदौलत आज हमें इतना अच्छा योग हमारे पास अवेलेबल है, वो जिससे दोबारा यंग हो गए थे। इस लाइन में हमें प्रमाण दिया गया है कि इसके प्रयोग से जो महर्षि च्यवन हैं वो दोबारा पुनर्युवा हो गए, दोबारा युवा हो गए। अब इसके बाद वाली लाइन मेधाम स्मृतिम कांतिम अन्नाम्यत्व आयु प्रकर्ष बलम इंद्रियानम। इसका मतलब है मेधा मतलब आपकी ब्रेन की पावर, आपका ब्रेन, आपकी इंटेलिजेंस कितना अच्छे से काम करती है, उसका मतलब मेधा। स्मृति मीन्स मेमोरी। अगर आपको कुछ एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, कुछ अच्छे से याद रखना है तो आप इसका यूज़ कीजिए। कांति यानी कि जो आपकी स्किन के ऊपर लस्टर, आपके चेहरे की रौनक। कई बार हम देख के कहते हैं इसकी स्किन बड़ी ग्लोइंग है, जो ग्लो है वो कांति है। अन्नामयत्व, इसका मतलब डिजीज़ फ्री रहना। आम्य मतलब रोग, अन्नाम्य मतलब रोग फ्री रहना, डिजीज़ फ्री रहना। प्रकर्ष बलम इंद्रियानम, आपके जो इंद्रियां हैं उनको बल प्रोवाइड करना, ये च्यवनप्राश का काम है। स्त्रीषु प्रहर्षम परम अग्निवृद्धि वर्ण प्रसादम पवन अनुलोम्य। पवन मीन्स वायु। अगर किसी के पेट में काफ़ी ज़्यादा ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, उस वायु को बाहर निकालना, उसका अनुलोमन करना, उसको ठीक करना च्यवनप्राश का काम है। वर्ण प्रसादम यानी कि जो आपका स्किन का कलर है, वर्ण यानी कि कलर है आपका, उसको इन्हेंस करना, वर्ण प्रसादम। उसके अलावा परम अग्नि वृद्धि, जो आपकी अग्नि डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करना। यहाँ पर मैं एक बात फिर कहूँगा कि डाइजेशन अगर आपकी वीक है तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है, अगर आपकी डाइजेशन ठीक है तो यूज़ करना है। अग्नि वृद्धि बोला गया है, अग्नि को ठीक करना नहीं बोला गया है, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। अगर अग्नि वीक है तो वृद्धि से वो ठीक नहीं होगी। अग्नि को ठीक करने के लिए अलग से दीपन पाचन करके द्रव्य होते हैं जिनका जिक्र संहिता में ही आता है, तो ये अग्नि वृद्धि है। इसको अग्नि को ठीक करने से इसको कंफ्यूज नहीं करना। स्त्रीषु प्रहर्षम, इसका मतलब है अगर किसी को सेक्सुअल वीकनेस है वो इसका यूज़ कर सकता है। इसमें हम डीप नहीं जाएंगे अभी। एक एक वर्ड को काफ़ी ज़्यादा एलैबोरेट कर सकते हैं, इवन एक एक वर्ड पर आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है, पर इतना हम नहीं जाएंगे, च्यवनप्राश के ऊपर ही रहेंगे। तो सिर्फ बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। इन 2 लाइनों को मैं अभी फ़िलहाल इग्नोर करना चाहूँगा, इग्नोर नहीं कह सकते, एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा अभी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि इतनी एक्सप्लेनेशन काफ़ी है। नव यौवनस्य, इस वर्ड पे हम देख लेते हैं। दोबारा यौवन यानी कि दोबारा से एडोलेसेंस, दोबारा से जवानी प्रोवाइड करने का च्यवनप्राश अपने आप में दम रखता है। तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस श्लोक को समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में या कॉल कर पूछ सकते हैं। ये नंबर हर वीडियो में दिया जाता है, इस वीडियो में मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पे कोई भी इस श्लोक रिलेटेड डाउट, खुशी होगी सुनकर
अगर आप कमेंट्स में या फ़ोन पे पूछेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए तो आप इस चैनल का बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।